किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। देश के 18 राज्य करते हैं 90% दूध का उत्पादन। केंद्र सरकार 61 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से सजावटी मछली पालन परियोजना शुरू करेगी। देश में महिला सहकारी समितियों की मजबूती के लिए महिलाओं की वित्तीय सहायता की जाएगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के अनुसार देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए राज्य सरकारों को आर्थिक स्तर पर धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि यह मिशन वर्ष 2012 में शुरू हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इस परियोजना से अलग हो गए थे। केंद्र में उनकी सरकार आने के बाद इन राज्यों से बातचीत की गई और उन्हें मिशन में शामिल कर लिया गया है। मिशन में अब 18 राज्य शामिल हो चुके हैं और इन राज्यों में देश का 90% दूध का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में दूध का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और इस समय देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 337 ग्राम दूध उपलब्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की ओर से प्रदेश स्तरीय किसान मेला मिठास 2017 का आयोजन शोध परिषद के प्रांगण में आगामी 20 मार्च को किया जा रहा है। मेले में प्रदेश भर से 1,500 से 2,000 किसानों के भाग लेने का अनुमान है। मेले में इस बार किसानों को उन्नत प्रजातियों की 5 किलो वजन वाली मिनी किट निःशुल्क वितरित होगी। साथ ही गन्ना बुआई की उन्नत ट्रेंच विधि का सजीव प्रदर्शन भी किया जाएगा। मेले में गन्ना विशेषज्ञ आए हुए किसानों की समस्याओं व जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन विभाग सजावटी मछली पालन की क्षमता और व्यापकता को महसूस करते हुए 61 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से सजावटी मछली पालन परियोजना शुरू करेगा। इस परियोजना को लागू करने के काम में मछली पालन व्यवसाय और निर्यात में लगे लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सजावटी मछली पालन के सशक्त और समग्र विकास का वातावरण बनाना है। महिलाओं तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए जरूरी है कि देश में महिला सहकारिता को मजबूत बनाया जाए। यह बात कृषि व किसान कल्याण मंत्री ने महिला सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण पर आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि महिला का सहकारिता में प्रगति और सफलता की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि सफलता जारी रहती है तो सफल महिला सहकारिताओं से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। महिलाएं फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तथा इसके बाद की गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 8 लाख सहकारिताओं में केवल महिलाओं द्वारा संचालित 20,014 सहकारिताएं कार्यरत हैं। वर्ष 2016 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार कृषि उन्नति मेले 2017 के उद्घाटन अवसर पर प्रदान किए गए। वर्ष 2016 अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। भारत सरकार द्वारा इस अवसर पर एक पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार की स्थापना की गई है। पुरस्कार की कुल धनराशि 50 लाख रुपए है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 25 लाख रुपए का एक पुरस्कार एवं क्षेत्रीय स्तर के 2,25,000 रुपए के 11 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान है। इस पुरस्कार के विजेताओं का निर्णय देश भर के समस्त कृषि विज्ञान केंद्रों से प्राप्त नामांकनों के आधार पर चयन समिति द्वारा किया गया है। आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की और जानते हैं कि अनाज व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं का भाव लखनऊ की मंडी में 1,850 रुपए प्रति क्विंटल, बलिया में 1,750 रुपए, बाराबंकी में 1,780 रुपए और उन्नाव में 1,855 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चने का भाव लखनऊ की मंडी में 6,900 रुपए प्रति क्विंटल, बलिया में 7,680 रुपए, बाराबंकी में 7,000 रुपए और उन्नाव की मंडी में 7,100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चावल का भाव लखनऊ की मंडी में 2,160 रुपए प्रति क्विंटल, बलिया में 2,130 रुपए, बाराबंकी में 2,100 रुपए और उन्नाव की मंडी में 2,060 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
AC ABC। AC ABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भारतवर्ष को गन्ने की मातृभूमि माना जाता है। कहते हैं इक्षु यानी ईख की सृष्टि महर्षि विश्वामित्र ने की थी और ये सबसे पहले बना स्वर्ग का सबसे पहला पौधा माना जाता है। वो स्वर्ग है या नहीं, लेकिन महापुरुषों की अमूल्य देन अब भी इंसानों के हित का साधन बनी हुई है। गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है। लगभग 50 मिलियन यानी 5 करोड़ किसान अपनी जीविका के लिए गन्ने की खेती पर निर्भर करते हैं और इतने ही खेतिहर मजदूर हैं जो गन्ने के खेतों में काम करके अपनी जीविका कमाते हैं। भारत में निर्मित होने वाले सभी मुख्य मीठा कारकों के लिए गन्ना एक मुख्य कच्चा माल है। गन्ने का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। अगर इस गन्ने के उपयोग को देखें तो इसके कुल उत्पादन का लगभग 35 से 55% शक्कर बनाने में, 40 से 42% गुड़ बनाने में, 3 से 4% खांडसारी और 17 से 18% गन्ना चूसने या इसका रस पीने के लिए उपयोग किया जाता है। मानव जाति को शक्ति देने के लिए जितनी भी फसलों का उत्पादन किया जाता है, उनमें गन्ने का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। केवल 0.25 हेक्टेयर भूमि में उत्पादित गन्ने की उपज से जो शक्ति मिलती है वो 10 लाख कैलोरी होती है और ये एक मनुष्य के लिए वर्ष भर कार्य करने की शक्ति देने के लिए पर्याप्त है। हमारे देश में अगर शक्कर के उद्योग की बात की जाए तो यह उद्योग तकरीबन 30,000 करोड़ का व्यवसाय है, जिसका कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा स्थान है। ये फैक्ट्री 2007 से लगातार प्रोडक्शन में है और अगर हम बात कर लें इसकी कैपेसिटी की, लगभग 6 से लेकर के 6,500 टन गन्ना हम यहाँ पे डेली बेस पे पेरते हैं और हमारे पास में टोटल मिला के करीबन 32,000 परिवार हैं जो इस चीनी मिल को गन्ना सप्लाई करते हैं। टोटल मिला करके इस बार हमारा यहाँ पे जो क्रशिंग होगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस अपनी चीनी मिल से, लगभग 88 से लेकर के 90 लाख कुंटल के इस बार हमारी पेराई होनी चाहिए लगभग यहाँ पे, और लगभग 325 करोड़ रुपया हम अपने किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान के बदले में देंगे। तो रोज़गार के एंगल से अगर हम देखें तो 32,000 किसान का मतलब है कि लगभग 32,000 हमारे किसान परिवार जो इस चीनी मिल से जुड़े हैं। और इसकी अगर रेडियस की हम बात करें तो टोटल मिला करके
10 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर का रेडियस है हमारी चीनी मिल का, जहाँ के लोग हमें गन्ना सप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें लेबर की, तो टोटल मिला करके जो हम डेली 60 या 62,000 कुंटल गन्ना इस चीनी मिल में पेराई करते हैं, लगभग 12,000 मजदूर डेली लगते हैं इस गन्ने की छिलाई करने के लिए। एक मजदूर लगभग 5 कुंटल गन्ना छिलाई कर पाता है एक दिन में, और उसकी जो औसतन मजदूरी है 30 रुपये पर कुंटल के आसपास में होगी। तो अगर हम बात कर लें 60,000 कुंटल गन्ना छीलने के लिए लगभग 12,000 मजदूर पर डे चाहिए, और ये लोकल मजदूर हैं, उसी गांव में हैं, उसी गांव के करने वाले हैं, उसी गांव में उनको मजदूरी मिल जाती है, इसमें कोई मीडिएटर नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो टोटल मिलाकर के 26-27 करोड़ रुपया सिर्फ जो हमारे किसान भाई हैं वो अपना इसको मजदूरी के रूप में देंगे गन्ना की छिलाई के मद में इस थोड़े से एरिया में। तो यहाँ जहाँ की 32,000 परिवार 325 करोड़ रुपया चीनी मिल से प्राप्त कर रहे हैं गन्ना मूल्य के बदले, करीबन 12,000 मजदूर फैक्ट्री के चलने से लेकर के और आखिर तक लगातार उनको रोजगार मिलता रहता है, जिसमें करीबन सिर्फ 25 से 30 करोड़ रुपया सिर्फ गन्ने की छिलाई के रूप में मिल जाता है। तो रोजगार के एंगल से ये फैक्ट्री जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है इस क्षेत्र के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। अगर उत्तर प्रदेश की किसी एक निजी चीनी मिल की बात करें तो ऐसी निजी चीनी मिलें न सिर्फ लोगों को रोजगार मुहैया कराती हैं, बल्कि गन्ना किसानों की आर्थिक उन्नति का आधार हैं। इसके अलावा ये चीनी मिलें सरकार को अच्छा खासा कर भी जमा करती हैं। जहाँ तक बात है रेवेन्यू की, गवर्नमेंट के लेवल पे अगर मैं बात करूँ, इस बार लगभग हम यहाँ 10 लाख कुंटल चीनी का प्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे, और टोटल मिलाकर के 200 रुपया पर बैग का एक्साइज ड्यूटी है, तो लगभग 20 करोड़ रुपया हम सिर्फ चीनी पे उत्पादन कर के रूप में देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। लगभग 4 लाख कुंटल हमारा यहाँ पे मोलासिस होगा, 75 रुपये कुंटल उस पर एक्साइज ड्यूटी है, तो लगभग 3 करोड़ रुपया शीरे पे हम उत्पादन कर देंगे। तो लगभग सिर्फ मैं अगर बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो 23 करोड़ रुपए के आसपास में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा इस छोटे से कैंपस से। अगर मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट की, तो चाहे वो सोसाइटी कमीशन है, चाहे वो परचेज टैक्स है 2 रुपये कुंटल के हिसाब से, चाहे दूसरे छोटे मोटे अदर टैक्सेस हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को बाकी और रेवेन्यू प्राप्त होते हैं इस फैक्ट्री से। भारत में संपूर्ण गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला, महाराष्ट्र का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। गन्ने की खेती पर आधारित आज निजी चीनी मिलें गन्ने से बेगास बनाकर इससे बिजली के उत्पादन का काम भी कर रही हैं। इस निजी चीनी मिल के एक प्लांट से तकरीबन 26 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसे यहां से ग्रिड में भेज दिया जाता है। ये ग्रीन एनर्जी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रदेश और देश के गन्ना किसान चीनी मिलों के माध्यम से जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाने वाला प्रेस मड, पेट्रोल में मिलाए जाने वाला एथेनॉल भी प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास में करीबन गन्ने में 30-31% बेगास निकलती है, जिससे हम पावर प्रोड्यूस करते हैं। 26 मेगावाट का हमारे यहाँ पे पावर प्लांट है, और सीज़न में करीबन 18 मेगावाट और ऑफ सीज़न में हम करीबन 22 मेगावाट ग्रिड को एक्सपोर्ट करते हैं, और साल में करीबन 9 महीने हम बिजली देते हैं पावर कॉरपोरेशन को। और हमारे पास में मोलासिस बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है हमें। अगर हम उसकी बात कर लें तो हमारे पास में डिस्टिलरी है यहाँ पे इसी कैंपस में, वहाँ पे हम एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। और भारत जैसे देश में जहाँ पे जो हमारी 75 से 80% की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट होती है ऑयल प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पे एथेनॉल का ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो करीबन 2 करोड़ 25 लाख लीटर के आसपास में हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं एथेनॉल। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर चीनी के उत्पादन की बात करें तो इस बार चीनी का उत्पादन 80 लाख टन से ज्यादा होने की संभावना है। विशेषज्ञ इसका पूरा श्रेय गन्ना किसानों और वैज्ञानिकों को देते हैं, जो अच्छी किस्म के गन्ना बीजों को लगाकर देश में गन्ने की आपूर्ति को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज गन्ने की उन्नत किस्मों पर आधारित गन्ने की अच्छी खेती का परिणाम है कि आज चीनी के उत्पादन में हमारी बाहरी देशों पर निर्भरता संतुलित हो रही है। गन्ने की प्रजातियों के विकास और उन्नत खेती के विकास के बाद
आज हमारे प्रदेश की औसत उपज 660 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। पेराई सत्र 2015-16 में कुल 646 लाख टन गन्ने की पेराई हुई थी और उससे 10.62% चीनी प्रथा के साथ 68.55 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और जिसके बदले किसानों को गन्ना मूल्य के रूप में उनके खाते में कुल 18,003 करोड़ रुपए उनके खाते में गया। अगर हम वर्तमान सत्र की बात करें, पेराई सत्र 2016 सत्र की बात करें, तो अब तक 27 फरवरी तक 610 लाख टन गन्ने की पेराई हो चुकी है और उसके बदले 62 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है और जिसके सापेक्ष अभी तक 16,103 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य देय हुआ है और किसानों के खाते में 77% भुगतान उनके खाते में चला गया है। निजी और सरकारी सहयोग से किसानों का गन्ना उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ा है और इसकी वजह है इन्हें समय समय पर दिए जाने वाला प्रशिक्षण और उन्नत बीज और खादों की जानकारियां। आज धान और गेहूं जैसी पारंपरिक खेतियों को करने वाले किसान प्रशिक्षण प्राप्त करके गन्ने की नकदी फसल को उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा 8 एकड़ गन्ने की खेती हम करते हैं। इसके पहले हम और भी जो खेती किया करते थे उसमें आर्थिक रूप से हम परेशान हो जाया करते थे, कोई बचता नहीं, जो भी था वो खर्च हो जाता था, लगता था खर्च हो जाता था। लेकिन गन्ने से की खेती से हमको फ़ायदा हुआ, तब से 8 एकड़ गन्ने की खेती कर रहे हैं। गन्ने की खेती सामान्य विधि से तो करते रहते थे, लेकिन ये चीनी मिल की तरफ से और गन्ना विकास परिषद की तरफ से हम लोगों को गांव-गांव जाके प्रेरणा दी कि सामान्य विषय नहीं, एक ट्रेंच विधि है, उससे खेती करेंगे तो फायदा होगा। हम लोगों ने उसी तरह से शुरू कर दिया काम, तो इससे बहुत फ़ायदा होने लगा। यानी उपज में 2 गुना से भी ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ। एक 0238 प्रजाति का गन्ना जब से मिला है तो उसका भी बड़ा असर पड़ा हमको। गन्ने की खेती से अगर धान और गेहूं की तुलना की जाए तो तुलना है ही नहीं, क्योंकि गन्ना खेती सीधे सीधे आर्थिक लाभ के लिए है। हमारे पास 15 एकड़ लगभग गन्ने की खेती होती है। पास सबसे ज़्यादा तो पहले से तो 0238 था, इस साल 0118 के नाम से है, जो बहुत ही बेस्ट गन्ना है। इस साल हमने उसकी बुआई की है। जैसे हमारे पास पर्ची का SMS फैक्ट्री के द्वारा आज चला गया कि आपकी 1 मार्च की पर्ची जारी हो गई है, तो हम तुरंत ही अगले दिन मजदूर डाल के और छिलवा देते हैं। शाम तक हमें पर्ची मिल गई, हम ट्राली लोड करके रात में ले आते हैं या सुबह एकदम ले आते हैं मॉर्निंग में। पेमेंट तो हमारा 1 हफ्ते में ही हमें मिल रहा है, बहुत ही बेस्ट है। और बाकी रही तौल की बात, यहाँ घटतौली नाम की कोई चीज़ नहीं है। चीनी मिल में गन्ना आ जाने के बाद 3 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद चीनी में बदल पाता है। सबसे पहले गन्ना चीनी मिल में आता है, वेमेंट के बाद गन्ना केन कैरियर में लोड होता है, फिर गन्ना सबसे पहले क्रशिंग में जाता है, यानी गन्ने का जूस निकाला जाता है। जूस निकालने के बाद इसकी खोई को पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसके आगे चरण में बननी शुरू होती है चीनी। गन्ना जब चीनी मिल में आता है, चीनी मिल को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग वो है जहाँ पे गन्ने की पेराई होकर के उसका जूस निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं मिल हाउस। मिल हाउस का मुख्य काम है गन्ने को पेरना। गन्ने को पेरने के बाद उसका जो जूस निकल रहा है, जूस को दूसरा सेक्शन जो मिल का है बॉइलिंग हाउस में भेज देते हैं, जहाँ पे उसका चीनी बनाने का काम होता है। और जो खोई बचती है गन्ने की, वो खोई चली जाती है पावर प्लांट में, जहाँ वो बॉयलर में जलाई जाती है और वो खोई जलने के बाद बॉयलर में स्टीम जनरेट करती है। स्टीम टरबाइन को मिलती है, टरबाइन से हमारा पावर जनरेशन होता है। जो पावर जनरेशन हम करते हैं उससे हम अपने जो मिल की जितने ऑपरेशंस हैं, जितनी हमारी इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। और जो सरप्लस पावर होती है वो हम ग्रिड को सप्लाई कर देते हैं। एक तरह से प्रदेश की जो विद्युत की समस्या है, जो बिजली की समस्या है, उसमें हम अपना सहयोग देते हैं कि बिजली की कुछ समस्या किसी हद तक कम की जा सके। इसके बाद जो जूस यहाँ आता है, हमारे बॉइलिंग हाउस में आता है, वो जूस वहाँ बॉयल किया जाता है। उस जूस में जो गंदगी है उसको हम बाहर निकालते हैं। जो बाहर निकलती है उसको हम, आपने सुना होगा, एक मैली नाम का पदार्थ बाहर निकलता है जिसको अंग्रेजी में प्रस्मट कहते हैं। वो प्रस्मट बाहर निकलती है जिसको कि हम अपने यहाँ डिकम्पोज करते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी कार्बनिक खाद है। डिकम्पोज करने के बाद वो खाद हमारे किसानों के पास चली जाती है और दोबारा उनके खेतों में पड़ जाती है और भूमि की दशा को सुधारने का काम करती है।
अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मैली ज़मीन के लिए मृदा संजीवनी का काम करती है, ज़मीन को ताकत देती है, उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। इसके साथ साथ जब जूस को हम उबालते हैं, उबालने के बाद उसमें से चीनी निकालते हैं, जो उसमें नॉन शुगर जो होती है वो मोलासिस यानी शीरे के रूप में बाहर निकलती है। ये शीरा हमारी डिस्टिलरी में जाता है, डिस्टिलरी में उसको ले जा करके हम लोग एथनॉल बनाते हैं और उसको पेट्रोल में मिला करके हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो जो गन्ना हमने पैदा किया, गन्ने से निकलने वाला प्रत्येक तत्व, प्रत्येक जो आइटम है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है देश को, चाहे वो ग्रीन एनर्जी दे रहा हो, चाहे वो देश की जो निर्भरता पेट्रोलियम पदार्थों पे हो विदेशों पे, उसको कम कर रहा है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज को कम कर रहा है। उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए दूसरे जो उद्योग हैं, चाहे डेयरी उद्योग है, उनको सहायता दे रहा है, उनको सहयोग दे रहा है। गन्ने को किसान का कमाऊ बेटा माना जाता है, क्योंकि ये हर हाल में किसानों को मुनाफा ही देता है और इसी के चलते अब गन्ने की खेती का रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बड़ी एक मिथ है लोगों के बीच में, मैं इसको मिथ हमेशा कहता हूँ, ये है कि गन्ना एक अधिक पानी चाहने वाली क्रॉप है। कुछ लोग कहते हैं कि शुगर केन इज़ ए वाटर गजलर, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि शुगर केन वाटर गजलर नॉर्थ इंडिया के केस में नहीं हो सकता, क्योंकि गन्ने को अपने पूरे जीवन काल में जितने पानी की आवश्यकता पड़ती है उसका आधा पानी वो वर्षा काल से लेता है, क्योंकि अपने यहाँ जो वर्षा होती है वो 700 mm से लेकर के 1000 मिलीमीटर की बारिश होती है। गन्ने की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 1500 मिलीमीटर के आसपास है। इस तरह से आप देखें तो एक बड़ा भाग तो पानी से लेता है गन्ना, और जो पानी से लेता भी है उसको अपने शरीर में वो स्टोर करके रख लेता है। क्योंकि जब ये गन्ना, ये एक गन्ने में अगर आप पूरा डेटा देखें इसका, तो करीब करीब 65 से लेकर के 70% तक पानी होता है। वो गन्ना जब हमारी फैक्ट्री में कट के आता है और हम उसकी क्रशिंग करते हैं तो इस पानी को हम अलग निकाल लेते हैं। इस पानी को ट्रीट करके, इसको रिसाइकिल करके अपने जो प्रोसेस की हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करते हैं। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पानी बचता है वो हमारे पास एक ETP प्लांट है, जहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको पानी को जो हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की जो मानक हैं उसके आधार पर उसको हम ट्रीट करते हैं, और उस पानी को ट्रीट करके जो अतिरिक्त पानी बचता है उसे अपने किसानों को सिंचाई के लिए दे देते हैं। गन्ना विभाग आज प्रदेश में हर तरीके से गन्ने की खेती को प्रोत्साहित कर रहा है। गन्ना विभाग गन्ना किसानों से जुड़ी समस्याओं का हर संभव निराकरण करने का प्रयास करता है। यहाँ पे गन्ना 1,45,000 हेक्टेयर में बोया जाता है, जो जनपद के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33% है। गन्ना किसानों के लिए यहाँ पे 2 विंग कार्यरत हैं गन्ना विकास विभाग में। गन्ना विकास परिषद जो गन्ना विकास से संबंधित कार्य करती है, गन्ने की उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं और उसमें चीनी परता कैसे अच्छा हो, और दूसरी हमारी विंग होती है सहकारी गन्ना विकास समिति, जो गन्ना विपणन का कार्य करती है, जो कि गन्ना आपूर्ति कराती है चीनी मिलों को और उसके आपूर्ति के 14 दिवस के अंदर उसका भुगतान कराती है। वर्तमान में जनपद में 5 चीनी मिलें कार्यरत हैं, जिसमें से 4 निजी क्षेत्र की हैं और 1 सहकारी क्षेत्र की है। सभी चीनी मिलों द्वारा 14 दिन की अवधि में गन्ना मूल्य भुगतान किया जा रहा है। यूपी में गन्ना उत्पादन का बहुत अच्छा भविष्य है। अभी तक पारंपरिक खेती होती थी, जब से ट्रेंच विधि और सहफसली का इसमें समावेशन हुआ है, गन्ना किसान खुशहाल हुआ है, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जो चीनी मिल चलते समय अगर उसमें आग भी लग जाए तो भी उसका पैसा हम लोग पे करते हैं। यानी गन्ना एकदम इंश्योर्ड फसल है, इसमें मिनिमम जो है किसान का रिस्क है और गन्ने का भविष्य निश्चित रूप से अच्छा है। अब हमको जो है ट्रेडिशनल जो 2.5 फीट की दूरी पे बोते थे उसको 3 से 4 फीट की दूरी पर बोवाकर हम लोग जो है इसको और पोटेंशियल बनाएंगे और भविष्य की बहुत अच्छी क्रॉप है। आज चीनी मिलों के आसपास के ग्रामीण अंचलों में किसानों को रोजगार उपलब्ध हुए हैं, जिसकी वजह से गांवों से होता पलायन रुका है। कृषि और कृषि आधारित व्यवसायों में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसान खुशहाल हुए हैं। गन्ने खेती में जो है हमको नकदी फसल है, इसलिए गन्ने खेती हम ज़्यादा कर रहे हैं और गन्ने खेती हम 20-25 साल से बराबर कर रहे हैं। कई ज़्यादा से ज़्यादा जो है गन्ने खेती करते हैं। गेहूं धान बस खाने भर को करते हैं, बाकी सब गन्ने खेती करते हैं। अब सालाना ये नकदी फसल है, इसमें जो है वो बीघे में कम से कम 15-20 हज़ार रुपये की जो है प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें 238 की बुआई किए हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो है गन्ने की पैदावार ज़्यादा है, इसलिए 238 गन्ना जो है ज़्यादा बोए हैं। कि ये जो चीनी मिलें हैं प्रदेश की, सरकार का सहयोग, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, पिछले 2-3 वर्षों से
दोनों सरकारों का हमें सहयोग मिला है और आज की डेट में मतलब हमें उम्मीद है कि जो ये यील्ड बढ़ी है किसानों की आने वाले समय में और हमारे किसान बेहतर होंगे, हम और बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे और क्षेत्र की तरक्की जो है मतलब जो माना जाता है कि जिस क्षेत्र में चीनी मिल होती है वो क्षेत्र अपने आप में तरक्की करता है, हम और बेहतर तरीके से और तेजी के साथ में तरक्की करेंगे। किसान भाइयों, आज के दौर में खेती और खेती करने के तौर तरीकों में बहुत बदलाव आया है। खेती को अगर नई पद्धतियों पर आधारित तकनीकों से किया जाए तो खेती निश्चित रूप से आपका जीवन खुशहाल बना सकती है। आज जरूरत है पारंपरिक फसलों के साथ साथ नगदी फसलें उगाने की और गन्ना उत्पादन और मुनाफे के आंकड़ों को देखते हुए आज नगदी फसलों में गन्ने की फसल सबसे बेहतर मानी जा रही है। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस बीच प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में 9 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चलती रहीं। कुछ स्थानों पर आसमान में हल्के बादल देखे गए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1-2 दिनों में राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतम जिलों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी। इस बीच 8 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।